वेलकम बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स। हम ले रहे हैं साइक्लोएल्केन और उसके कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे। उसमें साइक्लोएल्केन किसे कहते हैं, नोमेनक्लेचर और इनको फॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा इसका केमिकल रिएक्शंस के बारे में ले लेते हैं। तो 3 या 4 कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन अनस्टेबल होते हैं और वो अभिकर्मकों के साथ रिएक्शन करके ओपन चेन वाले कंपाउंड बना देते हैं। जबकि साइक्लोपेंटेन से जो हायर साइक्लोएल्केन है वो स्टेबल होते हैं और उन पर सामान्य अभिकर्मकों का सामान्य परिस्थिति में कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए। और ये एल्केन और एल्कीन दोनों ही तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। ये इसका कुछ केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट था। वैसे साइक्लोएल्केन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर का विकृतिवाद। इसको हम यहाँ पर समझाएंगे कि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है। साइंटिस्ट बेयर ने साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के कुछ पॉइंट है, उसके आधार पर हम इसको समझाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन एटम की चारों वैलेंसी एक नियमित टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर की ओर अभिविन्यासित होती है और 2 संयोजकता के मध्य बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। अब हम साइक्लोएल्केन के केस में लें, किंतु जो साइक्लोएल्केन में रिंग बनते हैं उस समय ये बॉन्ड एंगल ये 109 डिग्री और 28 मिनट का नहीं रहता है और कुछ विकृत हो जाता है, क्योंकि उस समय साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का नहीं रह रहा है और उससे कुछ ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, विकृत हो जाता है। बॉन्ड एंगल के विकृत होने के कारण अणु में एक खिंचाव या स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है, जो बॉन्ड एंगल की विकृति पर निर्भर करता है। बॉन्ड एंगल में जितनी अधिक विकृति होगी, अणु में उतना ही अधिक तनाव होगा और उसके स्थायित्व में उतनी ही कमी आ जाती है कि जितनी ज़्यादा उसके अंदर विकृति आएगी तो उसके अंदर स्ट्रेन भी डेवलप होगा और जितना ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा वो उतना ही मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। मेन चीज़ इसकी ये है। तो बेयर के अनुसार 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बहुत आसानी से बनते हैं और अधिक स्थायी भी होते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड एंगल में कम तनाव या विकृति कम आती है इस कारण से। तो और साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री के हिसाब से 60 डिग्री का होना चाहिए, जबकि स्टेबिलिटी के लिए उसमें कितना आना चाहिए, 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक बंध के लिए उसमें अगर हम विकृति निकालें तो 24 डिग्री और 44 मिनट की उसके अंदर विकृति आ जाती है। इस विकृति के कारण अणु में तनाव स्थापित हो जाता है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये जो स्ट्रेन है, विकृति को एक फॉर्मूले से हम निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले से हम सारे मॉलिक्यूल की विकृति को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि विकृति, जिसको हम डेल्टा से बताते हैं, विकृति इज इक्वल टू हाफ 109 डिग्री 28 मिनट जो बॉन्ड एंगल है वो, उसमें से माइनस बॉन्ड एंगल जितना उसका उस समय बन रहा है उसको माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बॉन्ड एंगल जो विकृति है वो निकाल देते हैं। ये हमने यहाँ पर जो पहले कहा इस साइक्लोप्रोपेन के लिए निकाली, तो इसके लिए कि ज्योमेट्री के हिसाब से 60 आनी चाहिए और होनी कितनी चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट की। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की वो इसी फॉर्मूले से किया कि इसके अंदर इतनी विकृति आएगी। तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए हम विकृति
कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साइक्लोएल्केन में बॉन्ड एंगल और स्ट्रेन की एक टेबल ली है। उसमें देखा कि रिंग में कार्बन एटम की संख्या बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है और अणु का कुल तनाव घट रहा है। ये यहाँ पे हमने एक टेबल ली है। उस टेबल में को अगर हम रीड करें तो हमको ये पता चलता है कि ये जो रिंग है उसमें जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है और जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर स्ट्रेन जो है वो कम होता जाता है। और जब स्ट्रेन कम हो रहा है उसका मतलब उसके अंदर जो है वो स्थायित्व बढ़ता जाता है। अब ये जो इसका स्थायित्व बढ़ता है उसको हम इसमें कि ये जो टेबल ली उस टेबल के आधार पर हमने इसको समझाया कि ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जैसे जैसे इसके अंदर स्ट्रेन कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर देखिए कि स्टेबिलिटी इसके अंदर बढ़ती जाती है। अब बेयर विकृतिवाद के पक्ष में कुछ प्रमाण है कि फैक्ट्स इन फेवर ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, इसके आधार पर हम इसको समझा सकते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके में ये बताते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर कि एल्केन का स्थायित्व समझाया जा सकता है। इन यौगिकों में बंद कोण में कोई विकृति होती नहीं है, तो जब विकृति ही नहीं है तो उस अणु में कोई तनाव नहीं होगा। इसके विपरीत जो असंतृप्त यौगिक हैं जैसे कि एल्कीन एल्काइन उनमें तनाव होता है और इस कारण से इस संयोजकता कोण में विकृति आती है। इसी के अंदर बेयर विकृतिवाद के पक्ष में दूसरा प्रमाण जो हम देते हैं वो ये है कि विकृतिवाद सिद्धांत के अनुसार किसी अणु में स्ट्रेन सामान्य बंद कोण में विकृति के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है और आंकड़ों से भी ये पता चला है कि साइक्लोपेंटेन में सबसे कम तनाव है और वो सबसे अधिक स्थायी है। पर बेयर ने ये बताया था कि साइक्लोहेक्सेन अधिक विकृति के कारण साइक्लोपेंटेन से कम स्थायी है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। उसने ये भी बताया कि C7 से बड़ी वलय वाले यौगिक बनना संभव नहीं है। यदि अस्तित्व में है तो उसमें अत्यधिक तनाव होना चाहिए, जबकि वास्तविकता तो यह है कि उस समय बड़ी वलय वाले यौगिक ज्ञात ही नहीं थे। जब बेयर ने ये बताया उस समय तक तो इतने कार्बन एटम वाले जो वलय है वो नोन ही नहीं थी। इसके अलावा इस सिद्धांत के आधार पर हम गामा और डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को गर्म करने पर 5 और 6 वलय वाले लैक्टोन को बनना भी समझा सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 सदस्य वाले वलयों में सबसे कम विकृति होती है। इसके अलावा जो है वो गामा और डेल्टा अमीनो अम्ल गर्म करने पर 5 और 6 सदस्यों की न्यूनतम तनाव वाली वलयों युक्त लैक्टेम बनाती है। ये सब कुछ इसके फेवर में प्रमाण थे कि ये इसके जो बेयर ने बताया था उसको ये सिद्ध करते हैं। पर बेयर विकृतिवाद की कुछ सीमाएं हैं। लिमिटेशंस ऑफ बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि बेयर ने जो थ्योरी दी वो बिल्कुल 100% सही थी। इसके अंदर कुछ दोष, कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले जो इसकी सीमा लेते हैं उसमें साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक स्थायी होना चाहिए, जबकि प्रायोगिक तथ्य इसके विपरीत है। सबसे बड़ी इसकी कमी यही थी कि ये साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन के स्थायित्व को समझाने के अंदर इसके जो प्रायोगिक तथ्य है उससे इसकी चीज़ बिल्कुल उल्टी आई थी। इसके अलावा जो ज़्यादा कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन बनाई गई और अधिक ये बताया गया वो अधिक स्थायी है, ये इस तथ्य के सिद्धांत के विपरीत है। सबसे बड़ी चीज़ तो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबिलिटी है वो समझाने के अंदर बेयर का विकृतिवाद जो था वो सही साबित नहीं हुआ
बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया, इसलिए इसके अंदर इसकी ये कुछ सीमाएं। इसके बाद जो सिद्धांत दिया गया वो इसको थोड़ा सा आगे लिया और उसको बताया, वो है साशे और मोर का सिद्धांत, कि उसके के आधार पर हम इसको समझाते हैं। साशे और मोर के विकृतिवाद सिद्धांत को यहाँ पर अब हम डिस्क्राइब करते हैं। ये तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत कहलाता है। तो साशे मोर का विकृतिहीन सिद्धांत इसको हम कहते हैं। इसके अंदर वलयों की पुटित आकृति के आधार पर साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी को समझाया था। ये जो साशे और मोर का विकृतिवाद सिद्धांत है, इसके अंदर जो है वो छोटी वलययुक्त यौगिकों के स्थायित्व एवं क्रियाशीलता को इस सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन एवं उससे बड़ी वलयों के स्थायित्व को बेयर सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाया जा सकता था। बड़ी वलयों के स्थायित्व को समझाने के लिए साशे ने ये बताया कि वलयें जिनमें 6 या इससे ज़्यादा मेंबर है वो सब समतली नहीं होती, बल्कि एक झुर्री नुमा सिकड़ी हुई पुकड़ स्ट्रक्चर होती है। इस अवस्था में सारे कार्बन एक ही तल में स्थित नहीं होते और उनका सामान्य बंध कोण बना रहता है, उसमें कोई विकृति भी नहीं आ पाती है, इसलिए उसमें कोई स्ट्रेन भी उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण ये वलयें स्थायी होती है, अतः इन वलयों को तनावहीन वलय कहते हैं। और साशे ने साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल लिया और उससे तनावहीन वलयों को समझाया। उसने साइक्लोहेक्सेन के 2 स्ट्रक्चर, ये साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल लेके ये बताया कि ये 2 फॉर्म में होती है, एक बोट फॉर्म और इसकी दूसरी चेयर फॉर्म। और साइक्लोहेक्सेन की जो है वो चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। साइक्लोहेक्सेन की ये बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म को हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पूरा डिटेल में लिया था और उसमें ये हमने बताया था कि इसकी चेयर फॉर्म जो है वो इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है। ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसके दोनों जो रूप है वो वैसे तो तनावहीन है, क्योंकि दोनों में किसी भी में भी बॉन्ड एंगल का कोई तनाव नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों वलयों में से कोई भी पूर्ण रूप से तनाव मुक्त नहीं होती है। दोनों रूपों में स्टेरिक स्ट्रेन और बॉन्ड ऑप्शन स्ट्रेन अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों की ऊर्जाओं में भी अंतर है, लेकिन ये अंतर हम जानते हैं कि ये बहुत कम होता है। जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ही ये वातावरण से एनर्जी ले लेते हैं और एक दूसरे में परिवर्तित होकर साम्य स्थापित कर लेते हैं। तो ये जो बोट फॉर्म चेयर फॉर्म के अंदर और चेयर फॉर्म बोट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है इस कारण से। तो ये इसका कि और इनमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। ये आता है थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के अंदर। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है एक वो हम ले लेते हैं और वो है साइक्लोप्रोपेन रिंग का एग्जाम्पल लेकर बनाना बॉन्ड। साइक्लोप्रोपेन एक समतलीय अणु है जिसका बॉन्ड एंगल 60 होता है। अभी हमने पहले भी लिया था कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का है, इसलिए चतुष्फलकीय कोण से बहुत विकृत है। उसका तो कितना होना चाहिए 109 डिग्री और 28 मिनट का, पर उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेन होता है। तो sp3 कक्षकों के लिए रेखीय अतिव्यापन हो, सामान्य बॉन्ड कोण 109 डिग्री और 5 मिनट का होता है, जबकि प्योर p कक्षकों के अतिव्यापन से बना बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से कम नहीं होता।
वास्तविकता में साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बंध में सामान्य sp3 संकरित कक्षक से अधिक पी गुण होता है। फलस्वरूप साइक्लोप्रोपेन में झुके हुए या केला बंध बनते हैं। ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिए और उससे इसको समझाया है कि ये पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर पूरा का पूरा ओवरलैपिंग हो रहा है और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर पार्शियल ओवरलैपिंग हो रहा है। और ये हमने इसको यहाँ पर बताया साइक्लोप्रोपेन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ली और उसका बनाना बॉन्ड कैसे इसके अंदर बनता है। थैंक यू। ये